Good morning students. I am Sonia Saini, your SS teacher. Today we will study our first chapter in civics and the chapter name is Indian Constitution. Constitution को हम हिंदी में संविधान कहते हैं और ये संविधान होता क्या है? जैसे जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है। तो इसी तरह से हमारे देश में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है और उन्हीं से हमारा देश चलता है। तो जहाँ पर ये रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम हमारे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? सेकंड टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इसमें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन की फीचर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा फेडरलिज्म, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स, फिर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें जो कुछ आइडियल्स को तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कोई भी देश है या कोई भी कंट्री है वो किस तरह की होगी और जैसे जो वहाँ के लोग हैं वो किस तरह के देश को चाहते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे नेपाल की स्टोरी। इसमें हम देखेंगे कि नेपाल का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है और जो उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे बना। तो नेपाल के जो किंग थे ज्ञानेंद्र, उनके पिता ने कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और 1990 के बाद से कंट्री में दो सिस्टम हो गए, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी और मोनार्की सिस्टम भी। लेकिन जब किंग ज्ञानेंद्र खुद किंग बने तो उन्होंने सिर्फ मोनार्की सिस्टम को, ये जो मोनार्की सिस्टम है उन्होंने सिर्फ इस सिस्टम को अपनी कंट्री में रखा और जो डेमोक्रेसी सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया। तो फिर ईयर 2002 से 2008 तक लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, काफ़ी रिवोल्ट हुए, जिसके चलते उन्हें लास्ट में इस मोनार्की सिस्टम से छुटकारा मिला और उन्होंने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है, बताता है कि किसी भी कंट्री का सिस्टम कैसा है। इट मीन्स वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी कंट्री में प्रेसिडेंट होगा या नहीं होगा, अगर वहाँ कोई एमएलए बन रहा है तो कैसे बन रहा है, किसी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं। अब इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द सेफगार्ड अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी। मीन्स जैसे जो रूल्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें सरकार की पावर से बचाते हैं। अब सरकार की पावर से बचाने का मतलब है जो लोग इलेक्शन में जीतकर ऊंची पोस्ट पर आ गए हैं वो अपने से नीचे वाले लोगों को उनके साथ गलत ना करें, उन्हें परेशान ना करें। तो उस टाइम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसमें आपके चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है कि एक टीचर है, जब वो क्लास से बाहर जाते हैं तो क्लास के मॉनिटर को खड़ा कर देते हैं क्लास को देखने के लिए। तो अब मॉनिटर क्या करता है, जिस स्टूडेंट से उसकी बनती नहीं है, जब मैम वापस क्लास में आते हैं तो मैम से उसकी झूठी कंप्लेंट करता है और मैम उस बच्चे को डांट देते हैं। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा, हमने देखा कि पावर किसके पास थी, मॉनिटर के पास। इसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया
और किसी ऐसे व्यक्ति को फंसा दिया जिसकी कोई गलती नहीं थी। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एंश्योर करता है कि कोई पावरफुल जो ग्रुप है वो लेस पावरफुल ग्रुप के ऊपर हावी ना हो, डोमिनेंट ना हो। तो आपके चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है जिसमें क्लास में 15 बॉयज़ होते हैं और 5 गर्ल्स होती हैं। तो बॉयज़ कहते हैं हम क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स कहती हैं हमें कोई और गेम खेलना है। तो क्लास में जो टीचर होते हैं वो कहते हैं हैंड रेज करो, जो मेजॉरिटी होगी वो गेम आप खेल लेना। तो मेजॉरिटी में तो बॉयज़ हैं, नंबर में ज़्यादा हैं ये, और गर्ल्स कम हैं, तो फिर बॉयज़ जीत जाते हैं और ये अपना क्रिकेट खेलते हैं। फिर गर्ल्स क्या कहती हैं, हमेशा ऐसे ही होता है, वो ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वही जीतेंगे। तो फिर वो ये जो चीज़ हमने क्या देखी, इसमें हमने देखा कि सिस्टम में बैलेंस नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में बैलेंस करने के लिए, ताकि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को अपनी पावर से दबा ना सके, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्फ। मीन्स कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो लार्जर टाइम के लिए या लार्जर स्केल के लिए हमारे लिए गलत होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कई बार जब हम टीवी में देखते हैं न्यूज़ में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये कैसे कर रही हैं, सारी करप्टेड हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रही, इससे तो अच्छा होता कि हमारी कंट्री में डिक्टेटरशिप आ जाती जैसे हिटलर के टाइम पीरियड में थी। लेकिन जब हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के डिसीज़न से, मीन्स कई बार हम खुद से जो गलत डिसीज़न ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इन की फीचर्स को डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि जो हमारा संविधान बना है उनमें इन की फीचर्स को इंक्लूड क्यों किया गया। तो जैसे हम हमारी हिस्ट्री में देखते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं ना कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम इंडियंस पर कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और इंडियन को कोई राइट्स नहीं है किसी भी तरह से कहीं भी पार्टिसिपेट करने का। तो वहाँ से जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि जब भी हमारी कंट्री आज़ाद होगी तो हम यहाँ पर सभी लोगों को इक्वल रखेंगे, सभी की बातें सुनी जाएंगी और सभी की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो इसी के चलते 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसने 3 साल में, मीन्स 26 नवंबर 1949 में एक नया संविधान तैयार किया। इसको बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ों पर ध्यान दिया गया, वो हैं राइट्स, सभी के राइट्स को ध्यान में रखा गया, सभी की लैंग्वेज, क्योंकि आज़ादी के टाइम हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज थी, कल्चर थे, तो इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। तो अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है फेडरलिज्म। इसमें होते हैं कि किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होना, जैसे हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया में 3 लेवल पर गवर्नमेंट है। हमारे इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा लोकल गवर्नमेंट के बारे में, क्लास 7 में आपने डिस्कस किया स्टेट लेवल के बारे में, और अब क्लास 8 में आप पढ़ेंगे सेंट्रल लेवल के बारे में। अब सेकंड पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गाइड करता है, हमें बताता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में इसमें क्या होता है, जिसकी एज 18 है या फिर अबव, इससे ऊपर है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, या किसी भी बैकग्राउंड से हो, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर मैटर नहीं करते, तो उन्हें वोट देने का राइट है। मींस जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है तो सरकार बनाने में उन्हें पार्टिसिपेशन का इक्वल राइट है।
नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मीन्स जो हमारी पूरी कंट्री है उसमें गवर्नमेंट्स की पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट इज जुडिशियरी। तो ये जो लेजिस्लेचर होते हैं इनका क्या रोल होता है और ये होते कौन हैं? ये वो होते हैं जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं, वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव। इनका काम होता है लॉ बनाना, ये तो कानून बनाते हैं, और ये जो कानून बनाते हैं उसे इम्प्लीमेंट कराना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और जो जुडिशरी है ये क्या करते हैं? लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एक कानून व्यवस्था, एक न्यायपालिका व्यवस्था को चलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं हम इंडियन के साथ कैसे मिसबिहेव करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, तो ये सब देखते हुए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम लोगों के पास कुछ राइट्स होने चाहिए ताकि किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से किसी दूसरे व्यक्ति को बचाया जा सके। तो इसी में हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर कोई भी लेबरर हो, ठीक है, तो हमारे कानून की नज़र में सब इक्वल हैं, सभी के पास इक्वल राइट्स हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसमें है सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कंट्री में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें मेन रोल क्या होता है? जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मतलब ह्यूमंस को बेचा जाता है, और जो चिल्ड्रन लेबरर है उसको रोकने के लिए, मतलब जिन बच्चों की एज 14 ईयर्स है, इससे जो नीचे एज के बच्चे हैं वो कभी भी कहीं भी उनसे आप बाल श्रम नहीं करवा सकते हो, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें क्या है? इसमें है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, मतलब अपनी चॉइस से सभी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो सभी रिलीजन है वो भी इक्वल है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी लैंग्वेज को, अपने धर्म को प्रोपगेट करने के लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट है राइट फंडामेंटल राइट्स में, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने इसे संविधान की अंतरात्मा कहा है, क्योंकि जो ऊपर जितने भी हमने राइट्स डिस्कस किए हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई उनसे उनके अधिकार छीन रहा है, तो ये मेन रोल प्ले करता है। ये क्या रोल प्ले करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे छीने जा रहे हैं या कोई उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है इसमें हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स हमारी जो कंट्री है उसमें किसी भी रिलीजन को स्पेशली सपोर्ट नहीं करते। इट मीन्स हमारी कंट्री में सभी रिलीजन को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, तो इससे हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म भी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 1 सिविक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।